संसद के मौजूदा मानसून सत्र में आज दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में आज विधायी कामकाज पूरा होने के बाद नियम 193 के तहत सदन में महंगाई पर होगी चर्चा। संसद के निचले सदन में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 सदन में करेंगे पेश। पात्रा चौल भूमि घोटाले में ईडी ने शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया। 1000 करोड़ से अधिक के घोटाले में संजय राउत है मुख्य आरोपी। से पहले उनके घर पर करीब 9 घंटे लगी पूछताछ, फिर ईडी दफ्तर में 7 घंटे चली पूछताछ और उसके बाद करीब रात 12 बजे धन शोधन रोकथाम कानून के तहत किया गया गिरफ्तार। दादर में कल ईडी की टीम ने संजय राउत की पत्नी से भी की पूछताछ और गोरेगांव में उनके संबंधित ठिकानों पर की छानबीन। मुंबई की चौल के पुनर्विकास की जमीन से जुड़े इस घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का भी नाम है शामिल। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह आज से 4 दिवसीय दौरे पर। सालेह के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आ रहा है भारत। भारत और ओमान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास अल नज़ा आज से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में होगा शुरू। यह अभ्यास 13 अगस्त तक चलेगा। महाराष्ट्र में नागरिकों के मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए चुनाव आयोग आज से एक विशेष अभियान शुरू करेगा। दिल्ली में आज से नई आबकारी नीति को कुछ समय के लिए वापस लिया गया। आज से दिल्ली में केवल सरकार द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से शराब की होगी बिक्री। गुजरात में आज से शैक्षणिक, खेल, धार्मिक स्थल, खेल परिसरों और औद्योगिक क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाना होगा अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में आज से आगामी 14 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यात्री सेवा और गुणवत्ता में सुधार के लिए आज से आगामी 28 अगस्त तक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2022 के 8वें संस्करण का आयोजन करेगा। पत्राचौल जमीन घोटाले को लेकर गिरफ्तार हुए शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर से बरामद हुए रुपयों पर राजनीति शुरू हो गई है। ईडी की छापेमारी में संजय राउत के घर से पैसे की बड़ी बरामदगी हुई। ईडी को राउत के घर की अलमारी से 11.5 लाख रुपए मिले थे, जिसमें एक पैकेट भी था। हालांकि ईडी की इस बरामदगी के मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। संजय राउत के घर से मिले कैश में से 10 लाख रुपए के बंडल पर एकनाथ शिंदे अयोध्या लिखा था। अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा कि 10 लाख की रकम पार्टी फंड के हैं। वहीं कैश में मिली रकम को लेकर ईडी का कहना है कि यह रकम अघोषित आय से थी। संजय राउत के घर मिले 10 लाख रुपए पर महाराष्ट्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने ईडी को बताया है कि 11.5 लाख रुपए की रकम में से 10 लाख रुपए फंड के हैं। हालांकि इन पर एकनाथ शिंदे का नाम क्यों लिखा था, इस पर चर्चाएं तेज हो गई। इस बीच औरंगाबाद में एक मीटिंग में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि संजय राउत के घर मिले पैसों में मेरा नाम है तो उनसे ही पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं गैर जरूरी बातों में नहीं पड़ता हूं। शिंदे ने राउत पर तंज कसते हुए कहा कि रोज सुबह बजने वाला भोंपू अब बंद हो गया है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने स्पष्ट किया है कि एकनाथ शिंदे का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग जब गुवाहाटी में थे तब भी यह आरोप लगाए गए थे कि विधायकों को पैसे दिए गए हैं। हमने तब भी कहा था कि हमारे होटल के कमरों और घरों की तलाशी ले ली जाए। हालांकि दीपक केसरकर ने यह भी कहा है कि संजय राउत बहुत होशियार हैं
और हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर एकनाथ शिंदे के नाम पर 10 लाख रुपए रखे हों। केसरकर ने कहा कि हो सकता है संजय राउत एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ करना चाहते हों, इसके लिए अयोध्या जाना चाहते हों। संजय राउत ने इसके लिए यह पैसा रिजर्व रखा हो, इस पैसे का स्रोत दिखाना चाहिए। इस बीच संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा कि यह कार्रवाई शिवसेना की आवाज दबाने के लिए है। यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। संजय राउत की आवाज नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती। सुनील राउत ने कहा कि शिवसेना में शिव सैनिकों की आवाज उसी जोश से सुनी जाएगी। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि केवल संजय राउत ही हैं जो लड़ेंगे और शिवसेना को एक बार फिर से गौरव दिलाएंगे। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने दावा किया है कि पात्रा चौल से संबंधित एक डॉक्यूमेंट भी ईडी के हाथ नहीं लगा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईडी ने न सिर्फ संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं, बल्कि वो अपने साथ प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ले गई है। संजय राउत का मोबाइल ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि मुंबई के 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले मामले में ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची और 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत भांडू पे स्थित मैत्री निवास से हिरासत में ले लिए गए। इसके बाद ईडी उन्हें मुंबई के फोर्ड ऑफिस में ले गई, जहां बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पात्रा चौल जमीन घोटाले को लेकर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो गए। संजय राउत की गिरफ्तारी से जहां शिवसेना नेता सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गिरफ्तारी को समय का बदला कह रहे हैं। राउत की गिरफ्तारी पर उनके धुर विरोधी और कुछ दिन पहले जेल से लौटी सांसद नवनीत राणा की प्रतिक्रिया सामने आई है। नवनीत राणा ने संजय राउत की गिरफ्तारी को समय का फेर बताया है। राणा ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने हमें जेल भेजा था, अब समय बदल गया है। मेरा साफ कहना है, हम समय भी वही है, सिर्फ समय चेंज होता रहता है। चेहरे बदल गए हैं हम धर्म के नाम पर, और इन्होंने पावर का दुरुपयोग करके हम जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजा। पर आज सच में जो जेल के पीछे जाने वाले हैं वो उन्होंने करप्शन किया है। अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है, तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कल हाथ वेविंग करके एक ऐसे देश के कोई हीरो हाथ कर रहे हैं और सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, करप्शन करने वाले व्यक्ति ने इस तरीका का एटीट्यूड रखना, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है। क्योंकि एक सादे व्यक्ति के घर में अगर एक कांस्टेबल भी पहुंचता है तो उसके घर के परिवार के सभी सदस्य हिल जाते हैं कि मेरे घर पे कौन से कारण ये पुलिस वाले आ गए। पर जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से विंडो पे खड़े होके वो अपना हाथ वेविंग कर रहे थे, मैं ताकतवर हूँ, मैं लड़ूंगा। आप लड़िए, लड़ने से कोई मना ही नहीं, पर देश का पैसा अगर कोई करप्शन करता है तो उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए। देश की जनता भी ये चाहती है, गरीब लोग जिनके पैसे खून पसीने के पैसे हैं, अगर वो लीडर हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उनके साथ में अगर वो गलत करते हैं, देश के पैसे डुबाते हैं, तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि पात्रा चौल मामले में कार्रवाई में ईडी ने देरी की है, उन्हें कई महीनों पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पात्रा चौल समेत कई जगहों पर घोटाला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत 25 से 30 कंपनियों में पार्टनर हैं, उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही नहीं, नवनीत राणा ने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार के जरिए खाने वालों के खिलाफ ईडी को एक्शन लेने का अधिकार है। इससे पहले संजय राउत पर हुई कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा था कि रोज रोज सुबह बजने वाला भोंपू अब बंद हो गया है। हालांकि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उनके भाई सुनील राउत ने कहा है कि यह कार्रवाई शिवसेना की आवाज दबाने के लिए है। यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। संजय राउत की आवाज नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती। सुनील राउत ने कहा कि शिवसेना में शिव सैनिकों की आवाज उसी जोश के साथ सुनी जाएगी। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि केवल संजय राउत ही हैं जो लड़ेंगे और शिवसेना को एक बार फिर से गौरव दिलाएंगे। बता दें कि मुंबई में 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले के मामले में ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है।
रविवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची और 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत भांडुप स्थित मैत्री निवास से हिरासत में ले लिए गए। इसके बाद ईडी उन्हें मुंबई के फोर्ड ऑफिस में ले गई, जहां बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के जयपुर में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के उस बयान पर हमला बोला है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद ओवैसी का पारा हाई हो गया है। दरअसल डोभाल ने शनिवार को एक बयान में कहा था कि कुछ तत्व ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत की प्रगति बाधित हो रही है। उन्होंने कहा था कि धर्म और विचारधारा के नाम पर कट्टरता और विवाद पैदा कर रहे हैं। यह सब पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। यही नहीं, भारत के बाहर भी कट्टरता फैल रही है। अजीत डोभाल को आड़े हाथों लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एनएसए डोभाल को यह बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से तत्व हैं जो भारत का माहौल बिगाड़ रहे हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि एनएसए बोल देते कौन है वो चंद लोग, उनको बताना चाहिए था चंद लोग कौन है। वो अल्फाज को क्यों चाप रहे हैं, बता दें जन देश को कौन है वो बताए ना भाई कौन है ये लोग। हम तो पूछना चाह रहे हैं। आप पे कट्टरता का आरोप हर कोई लगाता रहता है। हम पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूर के दूर। दरअसल एनएसए ने शनिवार को ऑल इंडिया सूफी सज्जाद शीन काउंसिल के अंतर धार्मिक सम्मेलन में अलग अलग धर्मों के धार्मिक नेताओं की मौजूदगी में यह बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग धर्म और विचारधारा के नाम पर कट्टरता पैदा कर रहे हैं जो पूरे देश को प्रभावित करता है। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है। देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासिर की आवाज, लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शाहजादा नशीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर ख़वातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पे हमें फख्र है। अंतर धार्मिक सम्मेलन में डोभाल ने कहा था कि गलतफहमियों को दूर करने और हर धार्मिक संस्था को भारत का हिस्सा बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम कट्टरता के मूक दर्शक नहीं हो सकते। धार्मिक रंजिश का मुकाबला करने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। डोभाल ने कहा कि सभी लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। उन सबको कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ाई में शामिल करना चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि भारत में किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत और मुहिम के लिए कोई जगह नहीं है। वेस्ट बंगाल के हावड़ा में जब से झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों की गाड़ी में करीब 50 लाख का कैश बरामद हुआ है, तब से ही इस पर बंगाल टू झारखंड तक सियासत तेज हो गई है। अब बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने भी इस पर ईडी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी के ट्विटर हैंडल से इस मामले को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, साथ ही बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। एक ट्वीट में कहा गया, झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों के पास से भारी मात्रा में कैश बरामदगी से कई सवाल खड़े होते हैं। हम ये देख चुके हैं कि बीजेपी ने कैसे अलोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराया है। क्या ये घटना अब झारखंड में दोहराई जाने वाली है?
तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले की पारदर्शी जांच की मांग की। टीएमसी ने कहा, यह हैरान करने वाली बात है कि अब तक बरामद पैसों का सोर्स पता नहीं चल पाया है। हमने शुवेंदु अधिकारी को ये कहते सुना है कि झारखंड सरकार गिरा दी जाएगी। क्या उन्हें इस मामले में जांच के दायरे में लाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है? ममता बनर्जी की पार्टी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की भूमिका की जांच की भी मांग की। दरअसल अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि महाराष्ट्र के बाद झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बारी है। बता दें कि करीब 1 महीने पहले विधायकों की बगावत के चलते उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार गिर गई थी। टीएमसी ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर भी ईडी की कार्रवाई का मामला उठाया। तृणमूल ने इसे केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश बताया। मालूम हो कि ईडी ने हाल ही में टीएमसी से सस्पेंडेड नेता पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से करोड़ों रुपए बरामद किए। इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं पार्थ चैटर्जी का दावा है कि ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद रुपए उनके नहीं हैं और समय बताएगा कि उनके खिलाफ साजिश में कौन लोग शामिल हैं। अपनी सुरक्षा के लिए अब बंदूक रख सकेंगे सलमान खान। सलमान खान को मिला बंदूक लाइसेंस। धमकी मिलने के बाद किया था अप्लाई। सलमान खान ने अपनी कार को भी कराया बुलेट प्रूफ। बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को कुछ हफ्ते पहले धमकी भरा खत मिला था। इसके बाद सलमान खान ने अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और अब मुंबई पुलिस ने सलमान खान को ये लाइसेंस जारी कर दिया है। यानी कि अब भाईजान अपने पास हथियार रख सकते हैं। इस लाइसेंस के लिए भाईजान ने 22 जुलाई को मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की थी। वहीं धमकी मिलने के बाद भाईजान की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था। साथ ही खबर ये भी है कि भाईजान ने धमकी मिलने के बाद अपनी कार को भी अपग्रेड करा लिया था। सलमान खान को धमकी मिलने के बाद उन्होंने नई बुलेट प्रूफ ग्लास और आर्मर वाली गाड़ी खरीदी थी, जो कि सलमान खान के घर के अहाते में दिखाई दी है। यही नहीं, सलमान खान ने अपनी हालिया लैंड क्रूजर को भी बुलेट प्रूफ फीचर्स के साथ अपग्रेड किया है। अब सलमान खान को बंदूक का लाइसेंस भी मिल गया है। आपको बता दें कि सलमान खान के पिता सलीम खान को 5 जून को गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक धमकी भरा लेटर मिला था। इस लेटर में सलमान खान का हाल सिद्धू मूसेवाला की तरह करने की धमकी दी गई थी। इस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने बिश्नोई से पूछताछ भी की थी। धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई थी और सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। वहीं अब सलमान खान भी अपनी सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। अब सलमान बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं और उनके साथ हथियार बंद सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भाईजान को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस पूछताछ में बिश्नोई ने कबूल किया था कि उसने 2 साल पहले सलमान खान के घर की रेकी भी करवाई और हत्या की पूरी प्लानिंग भी करवाई थी। सलमान को धमकी देने का ये मामला 1998 में हुए काला हिरण केस से जुड़ा हुआ है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया था। इस मामले में तब सलमान को करीब 5 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। तब सलमान खान के खिलाफ जोधपुर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। काले हिरण को राजस्थान का बिश्नोई समाज पूजता है और पवित्र भी मानता है। इसी केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को जान से मारने की धमकी दे दी थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान फिल्म टाइगर 3 में नजर आएंगे। टाइगर 3 साल 2023 में रिलीज होगी। इसके अलावा सलमान खान भाईजान की शूटिंग में भी बिजी हैं। सलमान खान ने अपनी फिल्म नो एंट्री और बजरंगी भाईजान के सीक्वल का भी ऐलान कर दिया है।
बॉलीवुड के दुनिया में अपने हुस्न और अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हिंदी फिल्मों के साथ साथ कन्नड़, तमिल, तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी तापसी की पूरी दुनिया दीवानी है। यही वजह है कि तापसी आज करोड़ों की मालकिन है। दरअसल आज तापसी पन्नू अपना 35वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। 1 अगस्त 1988 को एक सिख परिवार में जन्मी तापसी मॉडलिंग में अपना करियर बनाने से पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं। तापसी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2010 में तेलुगु फिल्म राघवेंद्र राव निर्देशित फिल्म झूमंडी नादम से की थी। वहीं बॉलीवुड में उन्होंने साल 2013 में आई फिल्म चश्मे बद्दूर से एंट्री ली थी। हालांकि एक्ट्रेस की ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद तापसी कई फिल्मों में नजर आईं, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म पिंक से। इस फिल्म के बाद तापसी के पास 2 फिल्मों की लाइन लग गई। तापसी ने अपनी अदाकारी से सबको अपना मुरीद बना लिया। अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर एक्ट्रेस ने कई अवार्ड भी जीते। सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के साथ साथ तापसी के नेटवर्थ में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कई हिट फिल्में देने वाली तापसी आज एक रॉयल लाइफ जीती हैं। क्या आपको पता है कि तापसी करोड़ों में खेलती हैं? एक्ट्रेस रियल लाइफ में बेहद शानदार लाइफस्टाइल जीती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तापसी की नेटवर्थ $6 मिलियन यानी कि 44 करोड़ रुपए है। एक्ट्रेस एक महीने में 30 लाख से ज्यादा कमाती हैं। एक्ट्रेस की सालाना आमदनी 4 से 5 करोड़ के बीच है। खबर है कि तापसी पन्नू एक फिल्म के लिए 5 करोड़ से ज्यादा चार्ज करती हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। तापसी ने प्रॉपर्टी और बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया है। एक्ट्रेस अपनी बहन के साथ मिलकर वेडिंग प्लानिंग एजेंसी भी चलाती हैं। तापसी के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं। एक्ट्रेस के पास मर्सिडीज SUV है जिसकी कीमत 52 लाख रुपए है। इसके अलावा BMW 5 जैसी गाड़ियां भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तापसी पन्नू मुंबई के अंधेरी में एक 3 BHK अपार्टमेंट में अपनी बहन के साथ रहती हैं। इसे उनकी बहन ने ही डिजाइन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस घर की कीमत 10 करोड़ रुपए है। इसके अलावा तापसी के पास 3 और फ्लैट भी हैं। वर्क फ्रेंड की बात करें तो तापसी पन्नू अपनी अपकमिंग फिल्म डंकी में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार ईरानी कर रहे हैं। इसके अलावा तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। ये फिल्म 2018 की स्पेनिश थ्रिलर मिराज का हिंदी रीमेक है। मनमर्जियां के बाद अनुराग कश्यप और तापसी एक बार फिर साथ में काम कर रहे हैं। 19 अगस्त को सिनेमाघरों में तापसी की फिल्म रिलीज होगी।